हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं अभ्युदय और आप देख रहे हैं धुआंधार लगातार सीरीज सीटेट 2016 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों को हल देखेंगे। आपको इस एमएससी डिजिटल क्लासेस में स्वागत है और मैं आपको बता दूं कि सीटेट के विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों में से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को यहाँ हल कराया जाएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को देखें, समझें और आगामी परीक्षाओं को सीटेट के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम इस सेशन को बिना देरी किए ही स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी में बहुत भिन्नताएं होती है। हम जानते हैं कि अलग-अलग क्षेत्र से बालक आते हैं, अलग-अलग समुदाय से आते हैं, अलग-अलग उसमें योग्यता एवं भिन्नताएं होती है। कह रहा है इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक पक्षों या फिर सीखने की स्तरों के आधार पर भिन्नता रखने के वाले बालकों के प्रति शिक्षक संवेदनशील रहेंगे या अलग-अलग भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय से आने वाले बालकों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। तो शिक्षक को संवेदनशील होना आवश्यक है कि वह किस संज्ञानात्मक क्षमता बालक में कैसी है, उसमें सीखने की योग्यता क्या है, वह किस स्तर तक को सीख सकता है, वह कौन सी भाषा के बालक हैं, अलग-अलग भाषा, अलग-अलग जाति, लिंग, धर्म, समुदाय, इन सबों के प्रति शिक्षक को संवेदनशील होना आवश्यक है। किसी एक पक्ष को लेकर संवेदनशील, अगर भाषा को लेकर केवल संवेदनशील होंगे, तो भी शिक्षक के लिए यह सही गुण नहीं होगा। उसे दिए गए यहाँ पे सभी संप्रदायों के प्रति शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। अतः यहाँ पर केवल 2 नहीं कह सकते हैं, ये कहना गलत होगा और न तो 1 और न ही 2 ये भी नहीं कह सकते हैं और केवल 1 भी नहीं कह सकते हैं। हम यहाँ दोनों को लेंगे। इन सबों के प्रति शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। अब कह रहा है केवल कागज ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे और इनके द्वारा हम बालकों को क्या समग्र मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगी? केवल कागज पेंसिल से समग्र मूल्यांकन कदापि नहीं हो सकता है। कागज पेंसिल से केवल विद्यालय के अंदर में होने वाली पठन क्रिया और लेखन क्रिया को ही केवल मूल्यांकन कर सकते हैं। अतः यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, निरंतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगी। अरे भाई जो है सो कागज पेंसिल केवल विद्यालय स्तर तक ही मूल्यांकन कर सकता है। अगर कोई जो है सो वो घर पे भी तो कई सारे वातावरणीय चीजों को सीखता है, पारिवारिक संबंधों को सीखता है। तो केवल कागज पेंसिल से हम निरंतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान नहीं कर सकते हैं। वह कागज पेंसिल केवल विद्यालय स्तर तक ही सीमित रह जाता है। कागज पेंसिल के द्वारा सकल आकलन की बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल गलत बात है। यह आकलन को क्या कर देता है कागज पेंसिल? बिल्कुल सीमित कर देता है और हमें मूल्यांकन बालकों के समग्र रूप से करना होता है। अतः हमारे 4 नंबर इसका राइट जवाब होगा। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि
माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में, माध्यमिक विद्यालय है, उसकी कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। अब माध्यमिक विद्यालय के अंदर में एक शिक्षक है, उसके सामने एक बधिर बच्चे आ जाता है और उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। उस बधिर बच्चों के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? उसको किस प्रकार की व्यवस्था उस शिक्षक को बालक के लिए प्रावधान करनी चाहिए? उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार-बार भी नहीं कर पा रहा हो। अच्छा, भाई जो बालक अगर जो बिंदुओं को वो नहीं कर पा रहा है, उसको बार-बार संकेत देने से उस बालक के निदान नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट नंबर ऑप्शन, बच्चों को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएंगे ताकि वह जैसे बधिर केंद्र में प्रवेश करे। डांटना यह गलत शब्द है और बालक को हम डांट नहीं सकते हैं। उसे मेंटलिटी एवं फिजिकली किसी भी रूप से हम उसे हरासमेंट नहीं कर सकते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। हाँ, विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। ये कदापि नहीं होगा। वो शिक्षक को क्यों भर्ती किया गया? उसको केवल बैठ के खाने के लिए भर्ती नहीं किया गया है कि वो उस बालकों की हो रही समस्याओं को अभिभावकों के प्रति थोप दे और विद्यालय से हटा दे। भाई ये तो कोई अनुचित बात है नहीं। अतः यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां वह शिक्षिका के होठ एवं चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके। बिल्कुल सही बात है। एक बधिर बच्चे है, सुन नहीं सकता है। यदि सुन नहीं सकता है तो हम उसे यदि उस स्थान पर बैठाएंगे जहां पे शिक्षिका के हाव भाव को अगर अच्छे रूप से बालक अगर देख पा रहा है तो वह निश्चित तरीका से वह अपने अधिगम को पूरा करने में सक्षम होगा। अतः इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कोई बच्चा है जो वंचित वर्ग से आया है और शिक्षक चाहता है कि उनकी आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीका से पूरा कर दिया जाए। एक शिक्षक है जो वंचित वर्ग से आया है। एक शिक्षक के सामने समाज के वंचित वर्ग से कोई बच्चा आया है और उसकी आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा करना चाहता है। उसके लिए उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठा देना चाहिए। जैसे ही बालक को अगर अलग स्थान पर बैठाने की बात करेंगे, अलग-थलग करने की बात करेंगे, तो वह ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चे कुंठित हो जाएंगे, अपने आप को अलग मानने लगेंगे उस समुदाय से, उस सामान्य बालक से और बच्चे में हीन भाव उत्पन्न हो जाएगा और हीन भाव का वह स्वीकार हो जाएगा। इसीलिए पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है कि बच्चे को ऐसा कह दे कि भाई उनके प्रति सहानुभूति रखना। हाँ भाई, जैसे तुम सहानुभूति के से केवल काम नहीं चलने वाले हैं। बच्चे अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा 2। तीसरा नंबर ऑप्शन, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। ये बिल्कुल हो सकता है कि कक्ष में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की सीखने की योग्यता अलग-अलग होती है और जो वंचित वर्ग से बालक आए हैं उसका भी अपना सीखने की क्षमता बिल्कुल अलग है और उन सभी बालक की सीखने की जो क्षमता का आवश्यकता है, सीखने की क्षमता उसमें जिस प्रकार का है, अगर उस आधार पे हम शिक्षण कौशल को उपयोग करें और फिर पढ़ाने की क्रिया करें तो बालक बिल्कुल सीख सकता है। तो
इस प्रश्न का हमें राइट जवाब दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। बाय द वे कोई इसका 4 नंबर पढ़ते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि के उपेक्षा। भाई उपेक्षा करना कहाँ का न्याय है? उपेक्षा करना तो ये सही बात नहीं है। किसी को हम जैसे उसको उपेक्षा करते जा रहे उपेक्षा करते जा रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर अब उसे काम करवाए जा रहे हो। भाई पेड़ पौधा को में पानी डालो, सफाई उफाई करो, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। वो वंचित वर्ग से आए हैं, उन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से आवश्यकता को पूर्ति कराना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? शिक्षण कौशल को अपनाएंगे। तो इस प्रश्न का कोई ऑप्शन नंबर 3 राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं। जो अधिगम में समस्याओं को झेलता है वह बच्चा कौन हो सकता है? अधिगम में समस्या किसे होती है और उस बालक की विशेषता क्या है? देखते हैं ऑप्शन। जो अधिगम निर्योग्य है वह कुछ भी नहीं सीखता है, कदापि गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अधिगम निर्योग्य बालक है वह कुछ नहीं सीखता है। अरे यार, पानी पीना तो सीख सकता है, अपने आपस में तो बात करना तो सीख सकता है। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अधिगम निर्योग्य जो बालक है वह कुछ नहीं सीखता है? ऑप्शन नंबर पहला गलत जवाब। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, हो सकता है सही। देखते हैं आगे। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि कम होता है। अरे भाई, जिसकी बुद्धि लब्धि तेज होगा वह बच्चे खुद ही अपनी हाथ पांव चेहरा बोल चाल उसकी एक्टिविटी को सक्रिय बनाए रखे रहेगा। लेकिन जिसकी बुद्धि होगा ही नहीं वह सक्रिय कैसे रह सकता है? बिल्कुल गलत जवाब। ऑप्शन नंबर 4, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे के बारे में कह रहा है कि वो बुद्धिमान और परिपक्व होगा। अगर ऐसा रहेगा तो वो अधिगम निर्योग्य ही क्यों रहेगा? है कि नहीं बात? भाई, जिसके अंदर में बुद्धि तेज प्रखर है और वह परिपक्व भी है, उसमें नैतिकता आ चुका है पूर्ण रूप से, वह बुद्धिमान भी है, तो फिर अधिगम क्यों नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। ये भी ऑप्शन गलत होगा जवाब। कह रहा है अधिगम निर्योग्य बालक वे होते हैं जो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। जैसे कि अगर कोई बालक वह मानसिक रूप से पिछड़े हुआ है, मानसिक रूप से वह सही से कार्य नहीं कर पा रहा है, लेकिन शारीरिक रूप से तो सही से कार्य कर सकता है। अर्थात वो शारीरिक दौड़ धूप खेल कूद में वह अधिगम नहीं कर पा रहा है, वह निर्योग्यता अपने आप को सिद्ध कर रहा है, क्योंकि उसका एक पक्ष सही से विकसित नहीं है, वह कार्य नहीं कर रहा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे केवल कुछ कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। एक शिक्षक है और बालक को चाहता है क्या कि वह निर्माणकारी बच्चा बने, और उसके लिए प्रोत्साहित किस प्रकार से करेगा? निर्माणकारी बच्चे बनाना है उसे, तो उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता होगा। तो शिक्षक किस प्रकार करेगा? उन्हें उत्तर कंठस्थ कराने के लिए कहकर। अब कह रहा है कि निर्माणकारी बच्चे तब बनाओगे उसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब उसे तोते की तरह रटा दोगे? कभी नहीं। वो तोते की तरह रटेगा, केवल रट सकता है, निर्माणकारी कभी नहीं बन सकता है। अतः पहला ऑप्शन गलत। उसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछ करके, ये भी नहीं हो सकता है। प्रश्न पूछ करके भाई आप उसे
अल्बर्ट आइंस्टाइन बना दोगे? नहीं बन सकता है। उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, वो केवल बहुविकल्प 4 गो ऑप्शन दे दिया, हाँ भाई टिक लगाओ इसमें से, ऐसे लगातार प्रश्न पूछोगे और वो सृजनात्मक बन जाएगा? नहीं, उसे खुला वातावरण के साथ, खुले सोच के साथ उसे छोड़ना होगा सृजनात्मकता के लिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा नंबर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे में सृजनात्मकता मतलब निर्माणकारी बालक बनाना है आपको, तो उसके सामने कोई समस्या डालो और उस समस्या के लेकर विभिन्न तरीकाओं से सोचने के लिए कहो कि उस समस्या का समाधान किन-किन तरीकाओं से कर सकता है। वो बच्चे हैं, वो जनरेशन का जनरेशन आधार आगे बढ़ता है, सोचने की तरीका अलग होता है। वह अलग-अलग ढंग से उस समस्याओं को हल करने तक की सोच सकता है और वह रचनात्मकताओं को प्राप्त कर लेगा। ये राइट जवाब है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसके व्यवहार करने के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? अधिगम विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, उसके प्रति ये दार्शनिक दृष्टिकोण जो रखता है, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करके बैठा देना चाहिए, उन्हें भिन्न शैक्षिक संस्थान में होना चाहिए। भाई ये गलत है। कभी भी निर्योग्यता वाले बच्चे, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे, पिछड़े वर्ग से आए हुए बच्चे, इनको हम अलग नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि एक ही छत के नीचे सभी वर्गों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा दिया जाना चाहिए और ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाता है, बिना भेदभाव का, चाहे वह रंग रूप से हो, पिछड़े वर्ग से हो, भाषाई आधार पे हो, किसी भी आधार से उसे एक ही छत के नीचे समान रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था है। यह केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे तो भाई अधिगम आवश्यकता वाला मानो ठीक है, केवल व्यावसायिक शिक्षा दोगे तो उसकी जीवन यापन हो जाएगा, जिसको अधिगम आवश्यकता हो नहीं हो सकता है। विशेष आवश्यकता, अरे भाई व्यावसायिक शिक्षा देगा केवल व्यवसाय कर पाएगा, परिवार में वह संबंध नहीं बना पाएगा, समाज में वह नहीं सही से अपने व्यक्तित्व को बना पाएगा, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। उन्हें समावेशी शिक्षक और नियमित विद्यालय के अध्ययन करने के अधिकार है, बिल्कुल राइट जवाब, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अधिगम कर्ता केंद्रित विधि का आशय है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा जो है वह उसका अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं? तो बालकों को ध्यान में रखकर बालकों के लिए किए जाने वाले बालकों के द्वारा ए टू जेड गतिविधि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा। कड़ा है, विधि का आशय है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल दे। भाई तो यहाँ पे शिक्षक कार्य करेगा, बालक नहीं कार्य करेगा, और बाल केंद्रित शिक्षा में होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। और कौन करके सीखो? जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, जो शिक्षण को ग्रहण करने आया है, उसे खुद करके सीखने की क्रिया विधि अधिगम केंद्रित आधारित होगा, तो यह नहीं हो सकता है। परंपरागत व्याख्या, अब उसे लगातार व्याख्या करते जा रहे हैं, शिक्षक करते जा रहे हैं और उसे बाल केंद्रित शिक्षा का आशय दे देंगे? नहीं, बाल वो निष्क्रिय रहेगा, सक्रिय हो ही नहीं सकता है, बाल केंद्रित नहीं होगा। उन विधि ऑप्शन नंबर 3 उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है।
ना, ये भी सही नहीं है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता को अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित हो। बिल्कुल, यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है? अधिगमकर्ता। जो सीखने आया है वह खुद को अपनी पहल करता है और प्रयास करता है, जिससे वो अधिगम प्राप्त करता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कड़ा निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? किसके द्वारा सीखना बहुत ही सटीकता बैठता है? अनुबंधन। अब जो है अनुबंधन मतलब अब तुम्हें हर एक चीज के लिए अनुबंधित कराते रहने पर सीखना संभव है, लेकिन ये क्षणिक बढ़ है। ये सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि नहीं मान सकते हैं। रट कर याद करना, भाई उसे रट्टाफिकेशन क्यों लगवा रहे हो? एनसीएफ 2005 कह रहा है कि कोई भी चीज हम रट कर नहीं, उसे उसके लेकर समझाते हैं उस बिंदु को, और उसके आपस में वातावरण के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। वातावरण के साथ जोड़कर शिक्षण करने का काम किया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो रटना यहाँ पे गलत बात होगा। अनुकरण, अब उसे तोता बना दो, उसे सिखाते जाओ, तो अनुकरण करने की जैसो प्रक्रिया भी गलत जवाब होगा। अर्थात सीखने का सबसे उत्तम विधि है कि आप पहले अर्थ को समझो। अगर उन सभी के अर्थ अगर समझ ले रहे हो तो वो आपके सीखने का सर्वोत्तम विधि में आएगा, लंबे समय तक याद रहेगा और आप उसे अपने व्यवहार में ढाल सकते हो, और यही सीखने का सबसे उत्तम तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। पियाजे और वाइगोत्स्की भाई साहब चाहते हैं कि कक्षा कक्ष कैसा बना रहे? रचनात्मक। और रचनात्मक कक्षा कक्ष कैसे बना रहेगा, उसके लेकर के उन दोनों ने क्या सुझाव दिया है कि शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है और विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। भाई जहाँ पे से विद्यार्थी निष्क्रिय होगा, केवल हाथ पर हाथ रखकर विद्यार्थी बैठकर केवल सुनेगा, केवल विद्यार्थी हाथ पर हाथ और पैर पर पैर रख के बालक यदि सुनेगा तो वह कभी भी निर्माणकारी बालक नहीं हो सकता है, और वह कक्षा कभी भी निर्माणकारी नहीं होगा। अतः पहला नंबर ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर दूसरा, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। भाई रचनात्मक क्रियाकलाप उद्दीपक और अनुक्रिया करने से रचनात्मकता नहीं सिद्ध होगा। शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना है। पुनर्वलन, अब उसे पुनर्वलन देंगे, लोभकारी बनाएंगे, ये सब गलत जवाब होगा। इससे रचनात्मकता नहीं बन सकता है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है कि रचनात्मक कक्षा कक्ष तब बनेगा जब बालक को स्वतंत्र हम छोड़ देंगे और उसके सामने समस्या रखेंगे और उस समस्याओं को विभिन्न तरीकाओं से हल करने के लिए कहेंगे, और उसमें केवल शिक्षक गाइड करने का काम करेगा और बालक अपनी सक्रियता भूमिका निभाते हुए उस कार्य को स्वयं करेगा। एक बार करेगा, बार बार करेगा, गलती करेगा, लेकिन वह बालक खुद करेगा, और इससे क्लास में रचनात्मकता की योग्यता दिखता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता, मतलब
पहले सहायता के बारे में कह रहा है, एक अच्छा उदाहरण है। मतलब आधारभूत सहायता मैं बोल रहा हूं, आप बालक को दो, आप बालक के अंदर में आधारभूत सहायता प्रदान करो। इसके लिए आप क्या करेंगे? पहली प्राथमिकता यह होगा आपका कि उसे आधा सवाल को बना देंगे और फिर बाकी का जवाब उसे कहेंगे देने के लिए, तो इसे आधारभूत सहायता कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब। उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। भाई कुंठित हो जाएगा बालक, ऐसा नहीं कर सकते। अब उसे मन में लगी रहेगी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, इसलिए समस्या को हल करना है, और ऐसे मन में उसके अंदर में दबाव रहेगा और दबाव में कोई भी कार्य सही नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। अब उसे एक कहेंगे जितना जल्दी तुम करोगे समस्या का हल, मैं उतना तुम्हें जल्दी पुरस्कार दे दूंगा। ऐसे उसके अंदर में लोभ की भावना आएगा और पुरस्कार के लिए वो केवल कार्य करेगा, और ये लंबे समय तक के लिए नहीं चल सकता है। अतः हम इसे आधारभूत सहायता बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर 4, उसे यह बताना कि वह बार-बार प्रयास द्वारा कर सकता है। सही बात है। अगर किसी बच्चे को कोई कार्य वो नहीं कर रहा है, तो आप उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करने के बजाय केवल आप इतना कहो कि तुम कर सकते हो और केवल तुम ही कर सकते हो। आप बार-बार प्रयास करो, आपके लिए पर्याप्त समय है। आप उसे विभिन्न तरीकाओं से सोचो और कार्य करने की कोशिश करो। केवल इतना कहने से वह बालक उस कार्य को करने में निपुणता हासिल कर सकता है। अतः 11 नंबर प्रश्न, आधारभूत सहायता देना अर्थात उसे प्रोत्साहित करना ही इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो भाई, आप एक कक्षा में हो, ठीक है, और आपकी कक्षा में विभिन्न शैली मतलब अलग-अलग शैलियों वाले बच्चे अलग-अलग तरीकों से सीखते हैं। उसके अंदर में अलग-अलग भिन्नताएं हैं। तो आप क्या करेंगे? उसको आकलन किस प्रकार करेंगे? उसको आकलन किस प्रकार करेंगे? परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे कि भाई आप सभी को 1 घंटे का समय दिया जाता है, आप उस 1 घंटे के अंदर में सभी प्रश्नों को जवाब दें। भाई यहाँ पहले प्रश्न में कह रहा है विभिन्न शैलियों वाले बच्चे हैं, उसके अंदर में हल करने की क्षमता अलग-अलग है। तो एक समान समय देने का क्या औचित्य है? बिल्कुल गलत बात, गलत जवाब। समान अनुदेशन देंगे तथा उससे के बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। भाई प्रतिस्पर्धा क्यों करा रहे हो? अंक के आधार पे उसे नामकरण करेंगे कि भाई जैसो आपका सोनू, आपका 90 नंबर है, 1 रोल नंबर, मोनू आपका 80 नंबर है, रोल नंबर 2। ऐसे अंक के आधार पे कभी भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी राइट जवाब नहीं मांगता है। अगर अंकों के आधार पे वर्गीकरण की मामला दिखे तो आप उस ऑप्शन को कट्टिस कर देंगे। अगला नंबर ऑप्शन, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। अरे भाई एक समान सेट कहने का मतलब है कि जो जो अंधे बालक है आप उसको भी गणित का सवाल दे रहे हो, और जो बिल्कुल आंखों से दिखता हुआ बालक को, सामान्य बालक को भी गणित का प्रश्न दे रहे हो। गलत जवाब है ना। एक समान सेट कैसे दिया जा सकता है? बालक देख नहीं सकता है, उसके लिए अलग प्रकार का हम परीक्षण का उपयोग करेंगे ना। अब एक समान देने का क्या मतलब है? गलत जवाब। पहला नंबर ऑप्शन देखिए आप, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। हाँ, अगर कोई बालक वह अगर शारीरिक तौर पे वह
अपने आप को निखारता है, तो वो शारीरिक ढंग का परीक्षण दिया जाना चाहिए, वो उसके स्तर का टेस्ट तैयार किया जाना चाहिए। अगर कोई बालक वह ये अंधापन है, उसमें दृष्टि बाधित है, तो उसे उस आधार का टेस्ट तैयार किया जाना चाहिए। उस आधार का विविध प्रकार का टेस्ट एवं कार्य के आधार पे हम उसका आकलन पूरे क्लास में उत्तम ढंग से कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, प्रश्न संख्या 13। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है। ठीक है भाई, कोई बच्चे के अंदर में गलत धारणा है, हम उसको वैकल्पिक धारणा के रूप में मानकर चलते हैं। इसे कहा जा सकता है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। मनोहारी शब्द, भाई उसको मनोहारी शब्द का उपयोग कह कह करके जीवन बर्बाद करना चाहते हो हैं? गलत धारणा क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए कि बच्चे गलत धारणा को बताता है और उस गलत धारणा को वैकल्पिक धारणा के रूप में हम समझते हैं, क्योंकि उसे मनोहारी शब्द का उपयोग कराना है। गलत जवाब। बच्चों को उस उनकी सोच के प्रौढ़ों के समान है, नहीं, बच्चों की सोच और प्रौढ़ों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। बच्चों, जब एक शिशु होता है या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 8 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे, वो तार्किक सोच कैसे कर सकता है, उसके अंदर में पूर्ण नैतिक विकास कैसे हो सकता है, जबकि प्रौढ़ों के अंदर में पूर्ण नैतिक विकास होता है, सोचने के तरीका अलग होता है, वो अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी सोच सकता है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि बच्चों की सोच और प्रौढ़ों की सोच समान मानना। अगला नंबर ऑप्शन, बच्चों के समक्ष में सूक्ष्म भेद करना, भेदभाव करना, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ से भिन्न होती है। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अलग अलग जनरेशन के बच्चों में सोचने की जो क्षमताएं होती है वो अलग अलग होती है। वे बच्चे अपने ढंग से सोचते हैं और प्रौढ़ से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। जो आज आपका सोच है और जो आपके दादा का सोच था और जो आपके पोते का सोच होगा, क्या इसमें सोचने का ढंग किसी समस्या को हल करने के प्रति अलग अलग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ वैकल्पिक धारणा बिल्कुल कह सकते हैं कि वह प्रौढ़ों की सोच से भिन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसा होना चाहिए? शिक्षक की भूमिका, चर्चा का अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों का आपस प्रतिस्पर्धा। भाई आपस में क्यों लड़वा रहे हो, कटवा रहे हो, मरवा रहे हो? ये कभी नहीं हो सकता। लड़ाना, कटवाना, मरवाना, ये कौन सी साइकोलॉजी, कौन सी टीचर का कार्य है? गलत जवाब। बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित करना। कभी नहीं, कभी नहीं भाई। एक आयाम पर परिप्रेक्ष्य को कैसे लाओगे? व्याख्या करने के लिए पावर पॉइंट प्रोजेक्ट, पावर पॉइंट का उपयोग करना गलत बात है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताइए कि एक माध्यमिक विद्यालय के बच्चे क्या कर पाएंगे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? नहीं, कक्षा कक्ष के लिए शिक्षक का यह गुण नहीं है, ये भी गुण नहीं, ये भी गुण नहीं है। आपस में चर्चाओं का अवसर उपलब्ध कराएंगे और चर्चा करने के बाद
या तो शिक्षक का ज्ञान विद्यार्थी द्वारा लिया जाएगा। विद्यार्थी जब आपस में चर्चा करेंगे तो एक विद्यार्थी का ज्ञान दूसरे में, दूसरों का ज्ञान पहले में। आदान प्रदान की क्रिया हम शिक्षकों के लिए एक अच्छे गुण माना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? पहला। देखते हैं क्वेश्चन का अगला नंबर जवाब। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कह रहा है, उसको आपस में किस प्रकार संबंध रखता है। इसके लेकर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने के अंतर्निहित इच्छा हो। भाई अधिगम तब प्रभावित होगा जब विद्यार्थी को अंदर से प्रेरित होगा, ऐसा कहना सही है। अगला, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। मैं बताता हूं कि अधिगम और अभिप्रेरणा का क्या आपस में संबंध है कि अधिगम ज्यादा प्रभावित और कम प्रभावित कब होगा? जैसे कि अगर आप किसी भी चीज के सीटेट जैसे है आपका आगामी सीटेट, आप उसको दृष्टिकोण से लेकर चलते हैं, तो अगर कोई बाहर का बंदा कहे कि आपको सीटेट करना है, पास करना है, उससे ज्यादा भी प्रेरित होंगे या फिर खुद के अंदर का इच्छा कहेगा कि नहीं भाई मुझे सीटेट करना है, तब ज्यादा प्रभावी अधिगम होगा। तो इसका राइट जवाब मिल गया होगा आपको कि कोई भी चीज का जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं ना, तो अधिगम वो लंबे समय तक चलते हैं और बाहर रूप से अभिप्रेरित होना बहुत कम समय तक चलता है। ऐसा नहीं कि अधिगम नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम प्रभावी होगा। अतः क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ बाकी सभी प्रश्नों को हम अगले सेशन में पूरा करेंगे। इस सेशन को इतना ही पे रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।